हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एचआर का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 फिर आएगा। लेकिन आज हम पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस करेंगे, मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, तो बेसिकली मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, लोगों को समझ में आ रहा है। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या समझ में आती है या नहीं आती है। तो इससे हमें फिर हम और इंस्पायर होते हैं वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें जितना हो सकता है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले कंपनसेशन क्या होता है, हम बात करते हैं कंपनसेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो, कंपनसेशन मैनेजमेंट जानने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कंपनसेशन का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनसेशन के बारे में कि कंपनसेशन क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ कि कंपनसेशन एक तरीके का रिवार्ड होता है। ठीक है, रिवार्ड मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, जो हम किसको देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये बहुत, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो एक की फैक्टर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें फेयर रिम्यूनरेशन दें, फेयर वेजेस दें उनके काम के बदले। ठीक है, तो क्योंकि इससे वो लोग मोटिवेट होते हैं, वो और अच्छे से काम करेंगे और हमें प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये होता है कंपनसेशन का मीनिंग। अब आपको मैं बता दूँ एक बुकिश डेफिनेशन की कंपनसेशन। एक मिनट, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनसेशन क्या होती है। देखो, कंपनसेशन डिफाइन एज ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर प्रोवाइडिंग मॉनेटरी वैल्यू टू एम्प्लॉयज इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। कंपनसेशन फॉर्म्स सच एज बोनसेस, कमीशंस, वेजेस, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये कंपनसेशन है। क्या करना, मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज। अच्छा, मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। ये किस किस फॉर्म में होती है, बोनसेस में होती है, कमीशंस में होते हैं, वेजेस में होती है, सैलरी में होती है, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स एक्सेट्रा। तो ये इसकी वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ मैनेजमेंट लिख दिया है, लेकिन ये कंपनसेशन का मीनिंग है। ठीक है, आप लोग ठीक कर लेना इसको। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। किस किस टाइप की होती है कंपनसेशन। डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट को फर्दर डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट्स में, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट कंपनसेशन। देखिए, डायरेक्ट कंपनसेशन क्या है। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में, डायरेक्ट कंपनसेशन वो कंपनसेशन है जो डायरेक्टली हम एम्प्लॉयज़ को पेड करते हैं इन दी फाइनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, जो पैसों के या कैश के फॉर्म में जो हम रिवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को उनकी सर्विसेज के लिए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कंपनसेशन। तो बुक इस डेफिनेशन क्या है इसकी, टाइप ऑफ कंपनसेशन इन विच रिवार्ड्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू कॉल्ड monetary compensation or direct compensation, and it is directly paid to the employees for their services. ठीक है, so there are various type of direct compensation. अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सैलरी और वेजेस। सैलरी आप सब लोगों को पता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो सर्विसेज रेंडर करते हैं हमें, तो हम उनको एक बेसिक पे देते हैं, सैलरी देते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, आपको सैलरीज देते हैं, वेजेस देते हैं। वेजेस और सैलरी में पता है ना कि वेजेस क्या होती है। जाती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो गए, लेबर्स हो गए। ठीक है, इनको जो दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। कि जितना वो एक दिन में काम करते हैं उतनी हम उनको अमाउंट उसी दिन में पे कर देते हैं, उसको बोलते हैं वेजेस। और सैलरी होती है जो एक पूरा मंथ काम करने के बाद हम लोगों को पे की जाती है, रेगुलर इंटरवल पे वो हमें मिलती है, उसको बोलते हैं सैलरी। वेजेस का तो ये है कि आज आपका काम था ज़्यादा, कल कम है तो आपको कम मिलेगी, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सैलरी और वेजेस है। सेकेंड है कमीशन। कमीशन क्या होता है कि हम लोग कमीशन प्रोवाइड करवाते हैं। जो
कमीशन होता है। कमीशन क्या होता है, जो हम जैसे एम्प्लॉय ने, जैसे हमने किसी एम्प्लॉय को कोई टास्क दिया है, ठीक है, कुछ भी करने के लिए, मतलब थोड़ा, जैसे हम एक मार्केटिंग मैनेजर का एग्जांपल लेते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि आपको इतने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने हैं, ठीक है, उस पर आपको इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है, तो वो कमीशन होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हम प्रोवाइड करवाते हैं कुछ पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने पर एम्प्लॉय को, तो उसको बोलते हैं कमीशन। नेक्स्ट होता है बोनसेस। बोनस सबको पता होगा, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, दिवाली के टाइम पे फॉर एग्जांपल, है ना, दिवाली के टाइम पे जो हमें बोनस मिलता है, तो बोनसेस क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं इन एडिशन टू सैलरी, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोनस बोलते हैं, ठीक है। तो इनसे बेसिकली बोनसेस वगैरह देने का क्या मतलब होता है कि इनसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको और मोटिवेट होते हैं वो काम करने के लिए, और उन्हें अच्छा लगता है, तो ठीक है, तो ये बोनस होता है। बोनस क्या होता है, ए पेमेंट दैट इज एडिड टू व्हाट इज यूजुअल, कि हम उसके अंदर जो हमें रेगुलर मिल रहा है उसमें और एडिशन कर देते हैं पेमेंट का, तो उसको बोलते हैं बोनसेस। नेक्स्ट है रेंटल अलाउंस। रेंटल अलाउंस जैसे कि घर होते हैं ना, घरों, रेंटल क्या होता है, किराया देना, ठीक है, तो रेंटल अलाउंस हम प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के में भी डिफरेंट होता है रेंटल अलाउंस। नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस हम प्रोवाइड करवाते हैं, देन स्पेशल अलाउंस है, देन लीव ट्रैवल अलाउंस है, देन प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है, जैसे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको शेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। कभी ऐसा है कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम उसे किसी ना किसी फॉर्म में एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करें, ठीक है, तो ये होती है प्रॉफिट शेयरिंग। आई थिंक ये आपको नाम से समझ में आ गए होंगे सभी पॉइंट्स। तो ये था हमारा डायरेक्ट कंपनसेशन, जो डायरेक्टली हम पेड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कंपनसेशन की। नाम से क्लियर हो रहा है व्हाट इज़ इनडायरेक्ट कंपनसेशन? हाँ जी, जो आप सोच रहे हैं वही है, जो हम इनडायरेक्टली पेड करते हैं, ठीक है, जो इनडायरेक्टली हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपनसेशन। अच्छा, कहीं कहीं ये लिखा होता है कि ये मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी फॉर्म को हम इनडायरेक्ट कंपनसेशन बोलते हैं, लेकिन देखिए मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी दोनों तरह की फॉर्म्स आती है इसके अंदर, इनडायरेक्ट कंपनसेशन के अंदर भी, ठीक है। तो उसकी बुक इज डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंपनसेशन इन विच रिवार्ड्स वर गिवन इन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल फॉर्म्स, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली पेड टू दी एम्प्लॉयज़। ये फाइनेंशियल एज वेल नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है और ये डायरेक्टली पेड नहीं होती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब हम इनके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इनडायरेक्ट कंपनसेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी कंपनसेशन, ठीक है, मॉनेटरी को हम फर्दर करते हैं इक्विटी पैकेज। इक्विटी क्या होती है, देखिए जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, तो वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देती है, तो उन शेयर्स के थ्रू वो क्या ले लेते हैं, वो उसकी ओनरशिप उनके पास चली जाती है एम्प्लॉयज़ के पास, ठीक है, ये वाला कंपनसेशन होता है इक्विटी पैकेज। नेक्स्ट है स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस भी इक्विटी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ है उनके पास ओनरशिप नहीं जाती है। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, जिसमें इंश्योरेंस आता है, रिटायरमेंट फंड्स आते हैं, पेंशन्स आती है, ठीक है, तो ये सब इनडायरेक्टली पे होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं होता है पे, लेकिन इनडायरेक्टली पे होता है, तो लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मॉनेटरी वैल्यू तो इंक्लूड होती है ना, लेकिन वो इनडायरेक्टली पे हो रहा है आपको, वो डायरेक्टली पे नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपनसेशन। तो कौन कौन सी है, इक्विटी है, स्टॉक है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट फंड है और पेंशन है। नेक्स्ट है आपका नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन। कौन कौन से है, फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम मतलब कौन सा टाइम, जो हम एम्प्लॉयज़, अच्छा फ्लेक्सी टाइम क्या होता है, फ्लेक्सी टाइम होता है कि हम लोग क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसा कर देते हैं, मतलब कई बार अगर उन्हें ज़रूरत है कि वो फ्लेक्सिबल टाइम चाहते हैं, ठीक है, स्टार्ट करना और एंडिंग, जैसे कि ट्रेडिशनली क्या है, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, ट्रेडिशनली एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी है 9 बजे से लेके 5 बजे तक के शाम के, ठीक है, लेकिन अगले दिन अगर वो चाहता है कि उसको थोड़ा सा कोई काम है, कोई घर का काम है या कोई इंपॉर्टेंट काम है उसे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो 10 बजे आ सकता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम उसको प्रोवाइड करवा देते हैं अगर कभी एम्प्लॉय को कुछ काम है तो, ठीक है, तो ये होता है फ्लेक्सी टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ एन अरेंजमेंट दैट अलाउज एन एम्प्लॉय टू अल्टर द स्टार्टिंग और एंड टाइम ऑफ हिज और हर हॉलीडे, ठीक है, तो ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है फ्लेक्सिबल टाइम। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट हो सके, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, वो कोई स्किल सीखना चाहते हैं उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो ये नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन है। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ भी कुछ कंपनीज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जैसे मदर्स हैं वो फीड कर सकती है अपने बेबी को, ठीक है, अपने वर्किंग टाइम में कुछ समय उन्हें दिया जाता है इस चीज़ के लिए, तो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, मैटरनिटी लीव होती है, ठीक है, जो वुमेंस को दी जाती है, ठीक है, वुमेंस को जो लीव दी जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तब उनको लीव उनके बेबी होने के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम में जो उन्हें लीव दी जाती है वो मैटरनिटी लीव होती है। नेक्स्ट है कंपनी कार्ड्स हैं,
ठीक है, कंपनी कार जो प्रोवाइड करवाती है अपनी तरफ से, ठीक है, जो हायर लेवल पोजीशन पे होते हैं जो एम्प्लॉयज़, उनको क्या करवाती है, कंपनी कार्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो नेक्स्ट पेरेंटल लीव होगी, ठीक है, वो दोनों को दी जाती है, पेरेंट्स को उनके चाइल्ड केयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सर्विसेज होगी, कंप्यूटर सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाती है कंपनी। नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन्स हैं, मील्स हैं। तो ये बहुत ही क्या है, ईजी सा है, ये आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो दीज आर दी नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन। तो हमारा एक कंप्लीट हो गया है, हमने इसमें मॉनेटरी पढ़ लिया है, नॉन मॉनेटरी पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। वो जो बेसिकली फर्स्ट डेफिनेशन थी वो कंपनसेशन के लिए थी, ठीक है, आप उसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट ये है कंपनसेशन मैनेजमेंट के लिए, ये क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट इफेक्टिव पे स्ट्रक्चर डिजाइन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन, प्रोवाइड एन इंसेंटिव to work hard and is structured to ensure that pay levels are perceived as fair। ये स्टेफन पी रॉबिन्स ने बोली थी। तो ये डेफिनेशन का क्या मीनिंग है बेसिकली, कि एक तरीके का सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम पे स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाते हैं, जिसमें पे स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर, कि हम लोग फेयर सैलरीज, फेयर वेजेस दे सके सभी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, और हम लोग अट्रैक्ट कर सकें एक टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि देखिए, अगर हमारा पे स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, वो अच्छे से नहीं बना होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो हम टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अपनी उसमें अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो टैलेंटेड होंगे, जो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ होंगे, वो उन ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करेंगे जहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहाँ टाइमली पेमेंट होती है, जहाँ वेरी इफेक्टिव पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट की इस एक तरीके का प्रोसेस जिसमें हम कॉस्ट इफेक्टिव पे स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए, और इंसेंटिव देते हैं वर्क हार्ड के लिए, और स्ट्रक्चर टू इंश्योर दैट पे लेवल आर परसीव्ड एज फेयर, की जो फेयर पे लेवल है वो हम सबको प्रोवाइड करवाएं। तो ये है कंपनसेशन मैनेजमेंट की बुक की डेफिनेशन, ठीक है। वैसे आप लोग समझ ही गए कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव, लाइक फर्स्ट है कि टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर आपको काम करने के लिए आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या सबकी देखिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हर के लिए ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली रिवॉर्ड हो, ठीक है, कुछ के लिए नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग फाइनेंस से ही मोटिवेट होते हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए उनके काम के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें लीव दी जाए उनके एक्स्ट्रा काम के बदले। तो सब लोगों के लिए फाइनेंशियल नहीं होता है, तो हर के लिए अलग अलग तरह के रिवार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनसे वो लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो अगर हमारे इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट है तो हमें पता है कि कौन पर्सन किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाएंगे ताकि हम लोगों को मोटिवेट रख सके। और अगर हमारी कॉस्ट इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट होगी तो इससे जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होगी, वो मन लगा के काम करेंगे, क्योंकि उन्हें ये एक फील सिक्योरिटी रहेगी कि उन्हें एक अच्छी वेज मिल रही है, अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है उनकी सर्विसेज के बदले, ठीक है। तो ये है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है मिनिमाइज कॉस्ट। अगर आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये कॉस्ट को भी डिक्रीज करता है और मिनिमाइज करता है जो भी आपकी कॉस्ट आती है, ठीक है। इसलिए आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट आपको कॉस्ट में बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज वो इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा जहाँ आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऑब्वियसली, और जो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी भी अच्छी होती है अगर कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छा है तो, ठीक है, ये मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट है फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग पर्सनल, मतलब अगर आप अच्छी स्किलफुल लेबर्स को या स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपका जो कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो इफेक्टिव होना चाहिए ताकि लोग आपकी साइड अट्रैक्ट हो सकें। नेक्स्ट, टू स्टैब्लिश ए फेयर एंड इक्विटेबल रिम्यूनरेशन सिस्टम, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। टू अट्रैक्ट टैलेंट्स, टू इम्प्रूव यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। अच्छा, कुछ यूनियंस होती हैं कि वो लोग भी चाहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि ये सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी सैलरी तो कम से कम होनी चाहिए लेबर्स की। तो उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए भी हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो लेबर यूनियन चाहती है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। मार्केट में जो चल रहा है हमारा, जो मार्केट में जो अदर कंपनीज दे रही है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए हम भी अपनी पॉलिसीज बनाए रिगार्डिंग कंपनसेशन, ठीक है। तो तभी हम इंप्रूव कर पाएंगे अपने रिलेशंस विद द यूनियंस ऑल्सो। नेक्स्ट, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली मैंने ऊपर बता दिया कि एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करती है। अगर आपकी उनको अच्छा कंपनसेशन मिल रहा है, अच्छा रिवार्ड मिल रहा है उनके काम के बदले, तो वो लोग ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग वेजेस एंड सैलरीज। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की भी होती है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बना देती है कि मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने एक मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब की हुई है कि इतनी अमाउंट तो देनी ही देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे 8,000 फिक्स की हुई है, तो हर कंपनी उसको फॉलो करके चलती है कि हाँ इतनी तो एक लेबर को देनी ही देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पॉलिसीज वो इसी तरीके से बनाएंगे जो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई करती हो। नेक्स्ट है टू मेंटेन ए गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज बनानी है तो आपको अपना कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत करना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोग उसको आपके कंपनसेशन सिस्टम को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी जो इनकम है वो डिले होती जाती है, ठीक है, वो डिले में होके मिलती है आपको, वो टाइमली नहीं मिलती है, तो इससे आपका जो सिस्टम है वो सब खराब हो जाता है, ठीक है। जो आपने पूरा अपना प्लान बनाया होगा वो सब खराब हो जाता है अगर आपकी इनकम टाइम पे ना मिले, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी आपको इनकम अच्छे से नहीं दे रही है तो वहाँ से जो टर्नओवर रेट है वो बहुत इंक्रीज होने लगता है, और जो अच्छी देती है इनकम वहाँ पे लोग उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए भी जरूरी है कि आप लोगों को टाइमली उनकी जो वेज है पे करें और सबको फेयर पे करें। ऐसा नहीं है कि 2 पर्सन है एक ही पोजीशन पे है, एक को आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं इनकम, दूसरे को कम दे रहे हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम आपकी ओवरऑल इमेज को भी डिस्क्राइब करता है कंपनी की, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइज कॉस्ट, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग पर्सनल, टू एस्टैब्लिश ए फेयर एंड इक्विटेबल रिम्यूनरेशन सिस्टम, to attract talents, to improve union management relations, to motivate employees, to comply with legal requirement regarding wages and salaries, to maintain a good image of organization। तो आज एक बार से हम सारा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले जाना कंपनसेशन क्या है, इसको ठीक कर लेना, मैं फिर बता रही हूँ आपको, कंपनसेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कंपनसेशन क्या है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ, हमने कंपनसेशन पढ़ी जिसमें डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का फर्दर 2 में डिवाइडेड है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसके बाद हमने पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिकली जो चैनल है ना ये सभी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया है, और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, जो एक अच्छे उद्देश्य से बनाई जाती है। थैंक यू।